So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will start in class 12 business study chapter number 2 principles of management. लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया था. आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी. अगर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, आज की टर्म में अगर देखा जाए कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट को बनाते हैं, मैनेजमेंट को चलाते हैं, उनके सामने मैनेजमेंट से संबंधित हजारों तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उनको एक तरह की नीड होती है कि उन्हें एक गाइडलाइन मिले कि वो इस पे अपना वर्क शुरू कर सकें, ताकि वो क्या कर सके, अपनी मैनेजमेंट को और अच्छा करें. तो इसीलिए वो गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल. तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे. तो हम बढ़ते हैं फीचर्स के ऊपर. फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या चीजें आती है. देखिए, सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यानी कि ये जो हमारे फीचर्स होते हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है. यानी कि इसको बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे. अगर बिजनेस है तो चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, किसी पे भी अप्लाई करो, वो सभी पे क्या करता है, इक्वली काम करता है. तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसकी बनी रहती है. दूसरा आती है जनरल गाइडलाइन. ये हमें जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. जब हमें कोई गाइडलाइन मिलती है तो अपना काम और अच्छे तरीके से करते हैं. जब तक हम खुद माइंड में सोचते हैं वो तो हम सोचते हैं वो अच्छा भी है, बट जब कोई दूसरा पर्सन हमें वही चीज समझाता है तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आती है. तो इसी तरीके से हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ताकि हम मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से कर सकें. थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन एंड डू नॉट प्रोवाइड एंड द रियली मेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम्स. यानी कि हर एक मैनेजर का प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता है और रेडीमेड प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन दे देता है. हमें ये गाइडलाइन इस जगह अप्लाई करनी चाहिए. और आता है फिर दूसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यानी कि ये सिर्फ कौन फॉर्म कर सकता है, जिसको पहले से प्रैक्टिस हो और इस चीज का एक्सपेरिमेंट हो, तभी वो इन सब चीजों को क्या करेगा, अप्लाई कर पाएगा. तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, but they are formed by the experience and collective wisdom of manager as well as experimentation. यानी कि वो जो भी मैनेजर इस पे अप्लाई कर रहा है वो पहले चीज से उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन में. तो एक्सपीरियंस इज इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इज डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन फॉर अकॉम्प्लिशन एंड एनी एक्टिविटी. एंड डिसिप्लिन हो किसी भी काम को करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस बोला जाता है. फिर दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटेशन. इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फैटिग वर्कर्स इन द फैक्ट्री, एन एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्ट टू सी द इफेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन टू द चेक द स्ट्रेस. यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये रहता है कि तो एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये रहता है कि जो भी हम काम दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, अपने मैनेजर्स को, तो उनको हम खुद जाके देखें, खुद कोड ऑफ कंडक्ट देखें. तभी हम क्या कर सकते हैं, उनको मतलब एक तरह से फिजिकली तौर पे हम देखें ना. जैसे ऐसा तो है नहीं कि हमने ऑर्डर कर दिया वो काम होता रहेगा, हम खुद भी देखें उसको फिजिकली तौर पे, तो उसको एक्सपेरिमेंटेशन बोला जाता है. ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल, कि ये चीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. अब फ्लेक्सिबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ी सी. The principle of management are not the statistic guideline which have to be followed absolutely. ठीक है. They are flexible and the manager have the discretion to modify them at the further demand of given situation. यानी कि ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं. ये नहीं कि ये लिख दिया है तो ये हर एक सिचुएशन के अंदर यूज होगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन जो होती हैं वो बदलती रहती हैं. तो हमें जरूरत ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और अपनी मैनेजमेंट को बढ़ाएं. तो ये फ्लेक्सिबल होना काफी जरूरी है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. और कौन से फीचर्स आते हैं हमारे पास. फिफ्थ आता है मेनली बिहेवियर. तो बिहेवियर सबसे मेन होता है इसके अंदर. For example, while doing the layout of the factory, order lines would require that workflow and matched by the flow of material movement of the man. सही बात है. अब इसको थोड़ा और डेफिनेशन में पढ़ते हैं, विस्तार में पढ़ते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, हैंस दे आर मेनली बिहेवियर इन नेचर. यानी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो मेनली डिपेंड रहता है किसी भी मैनेजमेंट को करवाने के लिए. अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँ, बुक से हटकर भी, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी से काम करवा रहा हूँ, अगर मैं उससे ही अच्छे से बात नहीं करूंगा अपने वर्कर से, अगर तू तड़ाक करके बात करूँ तो वो मेरी भी इज्जत नहीं करेंगे. सामने भले ही कर लें बट वो पीछे मुझे बुरा ही कहेंगे. तो इसीलिए क्या रहता है कि हर एक काम को करने में, चाहे वो मैनेजमेंट ना हो, हर एक काम को करने में बिहेवियर जो मस्ट होना चाहिए, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बेहतर होना चाहिए. तभी हम हर किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो मेनली बिहेवियर बना रहता है. कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉजेस एंड इफेक्ट. यानी कि
हमारे कॉजेस एंड इफेक्ट दोनों हाथ के हाथ चलते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर या हमारे काम के ऊपर। अब बात करते हैं कॉन्टिनजेंट। इसका मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अप्लाई किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस के बेस पर। जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही उस तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ चीजें आती हैं। और पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, इनमें क्या-क्या ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों की। तो पहला आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूज़फुल इनसाइट इंटू रियलिटी, यानी कि मैनेजर को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है काफ़ी कि रियलिटी से, यानी कि एक तरह से वास्तविकता से चेहरा दिखाने के लिए मैनेजर को उसके लिए हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूज़फुल इनसाइट इंटू रियलिटी। दूसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इक्विप द मैनेजमेंट टू द पुट लिमिटेड रिसोर्सेज ह्यूमन एंड मटेरियल टू ऑप्टिमम यूज, यानी कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज आ रही है हमारे पास, मटेरियल रिसोर्सेज आ रही हैं, उनका किस तरीके से यूज हो रहा है, कम यूज तो नहीं हो रहा है या ज्यादा जरूरत से ज्यादा यूज तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों को भी देखने के लिए और मैनेज करने के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विद यूज ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन। ठीक है, और आता है फिर साइंटिफिक डिसीजन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक और बैलेंस डिसीजन। थोड़ा पास पढ़ दिया। तो इसका मतलब ये साइंटिफिक डिसीजन का अभी हमने पढ़ा पीछे फीचर्स में कि जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट रन करता है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन पर्सन होता है। तो जब इसके पास इतना ज्ञान होता है तो वो एक अच्छा डिसीजन लेता है, साइंटिफिक डिसीजन लेता है। तो ये भी एक बेनिफिट और एक अच्छा कार्य बन जाता है किसका, साइंटिफिक डिसीजन का, मैनेजमेंट में। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हैज द मैनेजमेंट टू मीट चेंज इन रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एज दे आर फ्लेक्सिबल, यानी कि इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि फ्लेक्सिबल है। ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यही गाइडलाइन हमें हर वक़्त और हर एक सिचुएशन में अपनानी है। ये डिपेंड करती है हमारी सिचुएशन पे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अप्लाई कर सकते हैं किसकी, अपनी गाइडलाइंस को। तो इसलिए फ्लेक्सिबल रहती है, यानी कि ये बता रखा है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी एनवायरनमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम काम करते हैं। फिर आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द रिजल्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, यानी कि इसकी मदद से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर देते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से हमारा ये फायदा होता है कि हमें अवेयरनेस मिल जाती है पब्लिक की, पब्लिक का भरोसा आ जाता है कि भाई ये कंपनी बेहतर है। और क्या पढ़ सकते हैं देखिए, एग्जाम्पल तौर पे लें, इफ वन वेयर टू टेक टू ऑफ इक्विटी टुडे, इट डज नॉट टू अप्लाई टू वेजेस अलोन, रेदर इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ कस्टमर, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, डीलिंग विद द बिजनेस एसोसिएट। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसको समझने की। तो हम सिक्स पॉइंट में पढ़ते हैं अपने कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि मैनेजमेंट जो होती है वो अप्लाई करी जाती है इन सब चीजों के बाद, ट्रेनिंग के बाद, एजुकेशन के बाद और आफ्टर रिसर्च के बाद। तो ट्रेनिंग पढ़ते हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन मैनेजर टू डेवलप सम मैनेजमेंट टेस्ट्स सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है वो अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल होती है ट्रेनिंग करने के बाद, यानी कि हम उसकी भी ट्रेनिंग होती है अपनी अलग से। तो ये सब चीजें आती हैं। और क्या आता है, एजुकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि जो हमारी एजुकेशन के रास्ते पे देखा जाए तो क्या करता है, ग्राउंड वर्क की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एक डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करता है। तो ये एजुकेशन के अंदर चीजें आ जाती हैं। और क्या आता है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि रिसर्च से क्या पता लगता है हमें, एक न्यू मैनेजमेंट टेक्निक को भी हम हासिल कर सकते हैं विद यूज ऑफ रिसर्च। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने जोन 2.1 कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के किसी भी पॉइंट में किसी भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो में कोई बात क्लियरली समझ में नहीं आ पाती, तो डाउट बने रह जाते हैं। तो अगर आप कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में सॉल्यूशन बता दूंगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।